लगभग 10-12-15 सेंटीमीटर का चीरा लगता था। वो चीरा नहीं लगेगा, उसमें खाली 3-4 छोटे-छोटे होल हो जाएँगे जिससे इंस्ट्रूमेंट डलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अब दिल्ली या कश्मीर छोड़ चुके हैं तो अपने लोगों को भूल गए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हमारा दिल ये करता है कि हमारी स्टेट के जो लोग हैं उनको भी एटलीस्ट हम ऑफ़र कर सकें। उसके बाद पेशेंट की अपनी चॉइस है, लेकिन हम उनको ये अवेयर कराएँ कि ऐसी एक टेक्नोलॉजी है, वो अगर चाहते हैं तो उनकी भी सर्जरी वैसे उस हिसाब से हो सकती है। दौर हाज़िर में साइंस ने काफ़ी तरक्की कर ली है। अब इस वक्त जो है मुख्तलिफ तरह के आलात जो है इस्तेमाल में लाए जाते हैं। ख़ुसूसन अगर हम मेडिकल साइंसेस की बात करें, अब लोगों की ज़िंदगी जो है आरामदेह बन चुकी है, क्योंकि अब शायद ही कोई बीमारी होगी जिसका इलाज नामुमकिन हो। वही आपको बता दें कि वादी कश्मीर के लोगों के लिए खुशखबरी है। ख़ुसूसन अगर हम ज़िला अनंतनाग के लोगों की बात करें तो उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि अब यहाँ पे फर्स्ट कश्मीरी ऑन्कोलॉजी सर्जन डॉक्टर सईद आसिफ इकबाल जो है हर 15 दिन के बाद आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। क्योंकि अगर डॉक्टर साहब की बात करें तो डॉक्टर साहब ने राजीव गांधी हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में 10 साल तक अपनी खिदमात अंजाम दी है, जहां पे इन्होंने मेजर रोबोटिक सर्जरीज को अंजाम दिया है। वही आपको बता दूं कि हर 15 दिन के बाद अब वो यहाँ पे यानी नाजुक मोहल्ला में अब आपको अवेलेबल रहेंगे। क्योंकि सबसे पहले बताना जरूरी है, डॉक्टर साहब जो है MBBS MSDNB सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, एसोसिएट डायरेक्टर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी एंड रोबोटिक सर्जरी, एक्स कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर न्यू दिल्ली, कैंसर स्पेशलिस्ट एंड रोबोटिक सर्जन है। तो सीधे ही आपको इन्हीं से रूबरू कराते हैं। जी सर, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले हमें बताइए, ये एक नया कंसेप्ट है, शायद ही कश्मीर के लोगों को पता होगा कि रोबोटिक सर्जरी क्या होती है। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये रोबोटिक सर्जरी क्या होती है। शुक्रिया आपका, आपने मुझे बुलाने के लिए। रोबोटिक सर्जरी बेसिकली सर्जरी होती है, नॉर्मल सर्जरी अंदर से जो सेम ही होती है सर्जरी, लेकिन इसमें जो पेशेंट को हम चीरा नहीं देते हैं, मतलब इंसिजन नहीं देते हैं ऊपर से नीचे। जैसे किसी को कोलन निकालना है, किसी का स्टमक निकालना है, म्यादा निकालना है, आंत निकालनी है, तो उसमें पहले क्या हुआ करता था, ओपन सर्जरी में लगभग 10-12-15 सेंटीमीटर का चीरा लगता था। वो चीरा नहीं लगेगा, उसमें खाली 3-4 छोटे-छोटे होल हो जाएंगे जिससे इंस्ट्रूमेंट डलते हैं, उसी से सर्जरी होती है। पेशेंट का जो ऑर्गन है वो बाहर आता है और अंदर से सर्जरी बिल्कुल सेम होती है, बल्कि ओपन सर्जरी से बेहतर होती है, क्योंकि सर्जन के पास मैग्नीफिकेशन होता है, सर्जन के पास ज़्यादा बेटर विजन होता है, उसके इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा प्रिसाइज होते हैं, जिनसे पेशेंट का ब्लड लॉस का चांस कम रह जाता है, पेन कम हो जाता है और ऑपरेशन के बाद रिकवरी ज़्यादा फास्ट होती है। पेन की दवाइयाँ देने की कम ज़रूरत पड़ती है। ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन कम हो रहता है एज़ कम्पेयर टू ओपन सर्जरी में। इतना बड़ा पेशेंट को ऊपर से नीचे तक जब ज़ख्म है उसमें इन्फेक्शन भी रहता है, कभी पस पड़ती है, कभी कुछ होता है, वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं। और लॉन्ग टर्म में पेशेंट का जो मेन प्रॉब्लम होती है कि किसी को स्कार नहीं चाहिए, पेशेंट को पेट पे स्कार नहीं चाहिए, छाती में स्कार नहीं चाहिए, गले में स्कार नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ों से पेशेंट को निजात मिलती है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो भी कैंसर पेशेंट्स हैं, जो इसके मरीज़ हैं, उनको पहले इसको ट्रीट करने के लिए मुख्तलिफ रियासतों का रुख करना पड़ता था, तो आपके जहन में कैसे आया कि नहीं, अब ये कश्मीर में ही अवेलेबल होना चाहिए? बिल्कुल, हम कश्मीर से हैं तो हमको अपने जो लोग हैं उनकी फ़िक्र है। ऐसा नहीं कि हम अब दिल्ली या कश्मीर छोड़ चुके हैं तो अपने लोगों को भूल गए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हम जो चाहते हैं, हम बाहर जो देखते हैं लोगों को क्या फैसिलिटी अवेलेबल है, तो हमारा दिल ये करता है कि हमारी स्टेट के जो लोग हैं उनको भी एटलीस्ट हम ऑफ़र कर सकें। उसके बाद पेशेंट की अपनी चॉइस है, लेकिन हम उनको ये अवेयर कराएँ कि ऐसी एक टेक्नोलॉजी है, वो अगर चाहते हैं तो उनकी भी सर्जरी वैसे उस हिसाब से हो सकती है। उसके बाद पेशेंट का अपना है कि वो कराना चाहता है या नहीं कराना चाहता, बट हम उनको आगाह करना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कंट्री में अवेलेबल है, जो उसका वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, ओपन और रोबोटिक सर्जरी में क्या फ़र्क है? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ओपन सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी में सबसे पहले तो एक जो निशान है, स्कार का एक फ़र्क आता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, यहाँ कश्मीर में एक कॉमन जो कैंसर है, थायराइड का कैंसर काफ़ी कॉमन है कश्मीर में, स्पेशली यहाँ साउथ कश्मीर में, अनंतनाग, शोपियान वगैरह डिस्ट्रिक्ट में
थायराइड का कैंसर काफ़ी कॉमन है। तो कन्वेंशनल स्पेशली ये एक कैंसर है कि जो फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है। तो आपको पता है अगर थायराइड का कैंसर है तो पेशेंट को गले में चीरा लगना है, यहाँ से यहाँ तक निशान लगेगा। और जो लड़की है वो बहुत ही हेजिटेंट हो जाती है क्योंकि उनको लगता है कि आगे जाके उनको ससुराल में कुछ ताना देगा, कोई ऐसा करेगा, बहुत हेजिटेंट हो जाती हैं लड़कियां। तो इस कंडीशन में भी अगर बिना स्कार उसके सर्जरी, यहाँ पे गले में कोई निशान नहीं आएगा, उसको पता नहीं चलेगा किसी को कि कोई सर्जरी हुई है, आई थिंक इट विल बी बेनिफिशियल फॉर। अगर थोड़ा बहुत कुछ पैसा ऊपर नीचे है तो उसके लिए, लेकिन उसकी लाइफ के लिए वो मेरे को लगता है, आई डोंट थिंक कि अगर उसको पता होगा कि मेरी सर्जरी हो सकती है बिना स्कार के, बिना निशान के, मेरे गले में कोई निशान नहीं रहेगा, यानी कि कोई निशान नहीं रहेगा, गले में कोई निशान नहीं रहेगा। अगर थायराइड की सर्जरी करनी है गले में कोई निशान रहेगा। अगर किसी और पार्ट पे करना होगा तो वहां पे निशान रहेगा। वहां पे छोटे छोटे 2-3, अगर सपोज मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। जैसे अगर हम किसी का स्टमक निकालना है, अगर मैदा निकालना है, तो उसमें भी क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक कम से कम जो नाभि है अम्बिलिकस, जो जिसको हम से नीचे तक करीबन 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर का चीरा लगता है, स्कार आता है। उसके बाद जो अंदर हमको खींचातानी करनी पड़ती है ऑपरेशन के टाइम पे, जिसकी वजह से पेशेंट को एक तो ऑपरेशन के टाइम पे ऑपरेशन के बाद काफ़ी पेन होता है, उसके लिए उसके बाद वो सांस नहीं प्रॉपरली ले पाता, छाती में इन्फेक्शन ऑपरेशन के बाद होता है, जो इंसिजन यहाँ पे उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी रिकवरी काफ़ी डिलेड रहती है, उसको 10-12 दिन 14 दिन अस्पताल में लगते हैं। वो सारी चीज़ें नहीं होंगी अगर यही स्टमक अब हमको लेप्रोस्कोपिकली या रोबोटिकली निकालना है। हम 3-4 छोटे छोटे, मतलब 8 मिलीमीटर के 4 होल बनेंगे, 8 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर से कम, इसके 4 होल बनेंगे और 12 मिलीमीटर का एक होल बनेगा जी। तो इससे उसका ये स्टमक बाहर आएगा जी। तो नेचुरली उसको वो पेन नहीं होगा ऑपरेशन, क्योंकि हम खींचातानी नहीं कर रहे हैं, तो उसको वो पेन नहीं होगा ऑपरेशन के बाद। उसको पेन मेडिकेशन की रिक्वायरमेंट कम रहेगी, क्योंकि चीरा यहाँ पे है नहीं तो इन्फेक्शन किस में होगा, वो वुंड इन्फेक्शन नहीं होने का चांस है। और उसकी जब पेन उसको नहीं है, जब उसमें वुंड में इन्फेक्शन नहीं है, वो दूसरे दिन चल फिर सकता है, उसको सांस आराम से ले सकता है, छाती में इन्फेक्शन होने का कम चांस है, तो उसकी रिकवरी नेचुरली फास्ट होती है। जो कि ओपन सर्जरी में अगर स्टमक हम निकालें, जैसे मैंने आपको बताया 12-14 दिन उसको अस्पताल में लगते हैं। रोबोटिक सर्जरी के बाद यही पेशेंट जो स्टमक वाला है 6-7 दिन के बाद अपने घर में होगा, दूसरे दिन से ही वो चलने फिरने लगता है। और 4-5 दिन के बाद हम 3 दिन के बाद खाना स्टार्ट करते हैं, उसको 5वें-6ठे दिन उसको हम डिस्चार्ज करते हैं जी। क्योंकि अगर दौर हाजिर की बात करें, कैंसर के केसेस जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या वजूहात रहते हैं? देख, कैंसर का जो रीज़न है, कोई एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं है जिसका हम पिन पॉइंट करके बोलें कि यही कॉज है, इसकी वजह से कैंसर हुआ है इस मरीज़ को। बट रिस्क फैक्टर्स हैं डेफिनेटली सर्टेन, जैसे कि स्मोकिंग हमको पता है कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है ऑलमोस्ट हर किसी कैंसर के लिए। उसके अलावा हमारी जो कश्मीर में स्पेशली जो प्रेवलेंट हैं, स्मोक्ड सॉल्टेड फूड जिसको हम कहते हैं, सीकतुजिमिश खवांच, नून चाय, ये सारी चीज़ें हैं जो रिस्क फैक्टर्स हैं। हम ये नहीं कह सकते पिन पॉइंट करके कि इसी से इसको ये मैदे का कैंसर हुआ कि उसने सीख तुझ खाई या कुछ है, बट इससे रिस्क डेफिनेटली बढ़ता है। जो हमारा नॉन वेज का ज़्यादा स्टेपल डाइट है, नॉन वेज बहुत ज़्यादा हम कश्मीरी खाते हैं, इसीलिए हमको ज़्यादा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, चाहे हम उसकी स्टमक की बात करें या कोलन की बात करें, कश्मीर में इसलिए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मैलिग्नेंसी ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि हमारे जो खाने की जो आदत हैं वो कुछ इस तरह से है कि हमारा नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा खाना है, हम फाइबर कम लेते हैं, इसकी वजह से ये चीज़ें हैं। क्योंकि अगर कश्मीर की बात करें, रोबोटिक सर्जरी का कंसेप्ट अभी लोगों को पता ही नहीं है। क्या आप लोगों को अवेयर करते हैं इस हवाले से? जी, हमारा मतलब एम यही है कि हम वक्तन फ़ौक़्तन यहाँ पे आएँ, हम आपके ज़रिए भी आप लोगों के तक ये पहुँचाना चाहते हैं कि यहाँ पे रोबोटिक सर्जरी का स्कोप है और रिक्वायरमेंट है। आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि उनको हम आगाह करना चाहिए, उनको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि रोबोटिक सर्जरी एक टेक्नोलॉजी है जो उनके पास अवेलेबल है, हमारे पास अवेलेबल है कंट्री में, और अगर वो उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो डेफिनेटली हमको कंटैक्ट कर सकते हैं उसके बारे में। जैसे लंग की किसी को मैलिग्नेंसी, मतलब फेफड़े में किसी को कैंसर है, किसी को कोलन में कैंसर है, किसी को बच्चेदानी में कैंसर है, किसी को ओवरी में कैंसर है, ये सारी कैंसर्स ऐसे हैं कि जो रोबोटिक सर्जरी से एमनेबल हैं। और खाली हम ये नहीं बता चाहते कि मैं एक्सक्लूसिवली रोबोटिक सर्जन हूँ और खाली मैं रोबोटिक सर्जरी करता हूँ। जो पेशेंट जो जैसे विलिंग है, अगर को लेप्रोस्कोपी कराना चाहता है हम उसको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर सकते हैं, और कोई ओपन सर्जरी कराना चाहता है हम उसकी ओपन भी सर्जरी करेंगे। लेकिन हम उसको खाली ये
बताना चाहते हैं कि एक टेक्नोलॉजी है, वो अवेलेबल है, अगर उसका फ़ायदा उठाना चाहता है तो उठाए। अदरवाइज़ अगर उसका किसी भी मतलब हमारे पास बहुत शक-व-शुबहात लेके लोग आते हैं कि मैं इसलिए रोबोटिक सर्जरी नहीं कराना चाहता, मैं उसलिए रोबोटिक सर्जरी नहीं कराना चाहता। हम उनको बताना चाहते हैं, उनको इन्फॉर्म करना चाहते हैं, उसके बाद अगर वो ओपन सर्जरी कराना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि मैं ओपन सर्जरी नहीं करता हूँ। तो मैं ओपन सर्जरी भी करता हूँ। ओपन भी और रोबोटिक। रोबोटिक हम पेशेंट को इसलिए करेंगे, उसके लिए पेशेंट के लिए फ़ायदा ज़्यादा है। जी ठीक जी, है। हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सईद आसिफ इकबाल, जो MBBS MS DNB सर्जिकल ऑन्कोलॉजी है, कैंसर स्पेशलिस्ट एंड रोबोटिक सर्जन, और साथ ही साथ एक्स BLK मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। आपको बता दें कि लोग जो है अब इन्हें कंसल्ट कर सकते हैं, और उसके लिए वो नाजुक मोहल्ला चीनी चौक अनंतनाग तशरीफ़ ला सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।